तो लास्ट क्लास में हमने जो था, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन के बारे में कि ब्लड रिलेशन कौन क्या क्या होते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के मायने क्या क्या होते हैं, कितनी जनरेशन तक हो सकती हैं, उन जनरेशन में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं और रिलेशंस को क्या कहते हैं। हमने जो मेल फीमेल किसी फैमिली ट्री में हमें जब हमें डिनोट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, और जो जनरेशन होती है उनको कैसे डिनोट करते हैं, उनको कैसे सेपरेट करते हैं फैमिली ट्री में, कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी जनरेशन हमसे अलग है, कौन सी जनरेशन हमसे पहले वाली है, कौन सी जनरेशन हमसे बाद वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल और इम्प्लीमेंट करेंगे हम लास्ट सेशन को, हमने जो भी थ्योरीज पढ़ी थी ब्लड रिलेशन के बारे में उनको। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आज कर लेते हैं। तो थोड़ा इजी लेवल से शुरू हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गोपू said to a lady, you are my mother's husband's daughter. Who is ready to go? ठीक है, ये कहना चाह रहे क्वेश्चन में कि गोपू एक महिला से बोलता है, एक लेडी से बोलता है कि जो तुम मेरी माँ के पति की बेटी हो। तो उस महिला का गोपू से क्या रिश्ता हुआ, ठीक है। तो देखो अभी इसमें देखो ऑप्शन देके रखा है, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, डी मदर, ठीक है। क्या रिश्ता है, तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो लिटरली आप ये कहोगे अच्छा ये था इतना इजी, लेकिन आप क्वेश्चन देखो कि इस तरह से ब्लड रिलेशन को यूज किया जाता है टू थिंक क्रिटिकली, टू थिंक एनालिटिकल थिंकिंग में हमें यूज किया जाता है। अभी देखो हम इसको बिल्कुल फैमिली ट्री की मदद से करने वाले हैं और देखना ये कितना इजी, इसमें इनके बीच में कितना इजी रिलेशन निकलता है, ठीक है। अब जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं या फिर इनका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा होता है, उन्होंने माइंड में प्रोसेस कर लिया होगा, उन्होंने 2 मिनट में कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन हम इसको करेंगे सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि हमें इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, तो हमें एक सिस्टमेटिक वे में करना होगा कि हम खाम का जो 30 मार्क का ना बने और अपना क्वेश्चन गलत ना कर बैठे। तो हम एक बेटर है हम सिस्टमेटिक तरीका अपनाएं, ठीक है। तो हम तरीका हमने जो सीखा फैमिली ट्री वाला, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो गोपू जो कहता है लेडी से कि आप मेरी माँ की, ये गोपू रहा, गोपू की माँ, पॉजिटिव है, गोपू लड़का है, ठीक है। माँ मदर, माँ के हस्बैंड यानी कि मेरे पापा, गोपू के पापा, ठीक है, हस्बैंड, और हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को कैसे डिनोट किया जाता है, एक कर वैरो से किया जाता है। आप मेरे मदर के हस्बैंड की डॉटर हो, हस्बैंड की डॉटर, अरे मदर के हस्बैंड क्या हुए, गोपू के मदर के हस्बैंड गोपू के पापा हुए, और गोपू के पापा की बेटी क्या हुई, गोपू की बहन तो हुई। इनके बीच में क्या रिलेशन हुआ, बहन भाई है, लेडी जो है सिस्टर है उसकी, ठीक है। तो देखो कितना इजी था, भाई बहन का रिश्ता निकला, और भाई बहन के रिश्ते को इन्होंने किस तरह जो एनालिटिकल थिंकिंग
थिंकिंग के लिए इन्होंने किस तरह यूज किया क्वेश्चन में, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए किस तरह यूज किया। तो दिस इज द ब्लड रिलेशन इज ऑल अबाउट कि एक सिंपल से सिंपल रिश्तों का यूज करो फॉर रीजनिंग टू थिंक क्रिटिकली, ठीक है। तो रिश्ते उलझाते भी हैं लेकिन रिश्ते नंबर दिलाते भी हैं, ठीक है। तो हम अब ऐसे दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन, इसको इजी लेवल, ये इजी लेवल क्वेश्चंस में आता है, ये हार्ड लेवल क्वेश्चन आए भी नहीं है, ठीक है। अब इजी लेवल क्वेश्चन में देखो हमको कितना सोचना पड़ गया, है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, सोहन said she is my only sister's nephew's grandfather's only daughter-in-law. Only daughter-in-law. Who is the, यानी कि कह सकते हैं what is the relation of Sohan with that lady, ठीक है। ऑप्शन देके रखे हैं, हस्बैंड, ब्रदर, ठीक है, सन, ठीक है, डी, ओके, ठीक है। हिंदी में अगर हम इसे समझे तो एक तस्वीर की इशारा करते हुए ना सोहन ने कहा कि जो ये फोटो में जो भी है ना वो मेरी इकलौती बहन के भतीजे के दादा की इकलौती बहू है, ठीक है। तो कौन लगता है सोहन, ठीक है। अभी देखना है इनका जब रिश्ता निकल के आएगा ना तो बड़ी आप ब्लड रिलेशन की, मतलब रीजनिंग में ब्लड रिलेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम क्वेश्चन को देखते हैं ना तो मतलब डर जाते हैं एकदम से कि अरे ये क्या पूछ लिया, सिस्टर्स, नेफ्यूज, ग्रैंडफादर्स, ओनली डॉटर। लेकिन जब कंक्लूजन निकल के आता है ना, जब सॉल्यूशन निकल के आता है तो हमें लिटरली हंसी आती है कि अच्छा ये था, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन की ब्यूटी भी है और ब्लड रिलेशन की डायलेमा भी है, ठीक है। लेकिन नो डाउट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत बढ़ाता है, सबसे ज्यादा अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को कोई बढ़ाता है रीजनिंग में, दैट इज द ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, मतलब आपके केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके दिमाग को बहुत शार्प बनाता है, बहुत तेज बनाता है, आपकी सोचने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेसिटी है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है ये, ठीक है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको ब्लड रिलेशन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाता है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाता है। और एनालिटिकल थिंकिंग होने का फायदा क्या होता है, एनालिटिकल थिंकिंग होने का फायदा ये होता है कि जो एनालिटिकल, जिस पर्सन के पास की जो एनालिटिकल पावर होती है, क्रिटिकल पावर होती है, क्रिटिकल थिंकिंग की, वो उसको स्ट्रांग बनाती है टू मेक स्ट्रांग डिसीजन, एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए,
ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि मतलब जिनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है वो सारे ब्लड रिलेशन पढ़ के बैठे, ऐसा नहीं है। लेकिन नो डाउट जो ब्लड रिलेशन है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को, हमारी डिसीजन मेकिंग को बहुत 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 फास्ट बना देता है। ठीक है, हमारी निर्णय लेने की जो क्षमता है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने की, वही है ना जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, ठीक है, वो हर एस्पेक्ट में फिर खुल जाता है। ठीक है, आपको भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। ठीक है, आप जब आपको कोई मान लो कि फ्रॉड अगर आपको आता है कि अपनी कोई स्कीम लेके या स्कीम बेचने, तो अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है और आपकी एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो थोड़ा उससे बात करने के बाद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं नहीं ये फ्रॉड है ना। तो ब्लड रिलेशन केवल कम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से नहीं, हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं और रियल लाइफ में इशू हैं उन पर्सपेक्टिव से भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। तो आई वुड प्रीफर कि सबको ये पढ़ना चाहिए। तो चलो लेट्स फॉरगेट दिस एंड मूव टुवर्ड आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? फोटोग्राफ की ओर इन्हें पॉइंट करते हुए बोल रहा है कि शी इज माई ओनली सिस्टर, यानी कि सोहन की जो सिस्टर है, ये रहा सोहन, पॉजिटिव सोहन की जो सिस्टर है ना, केवल एक ही सिस्टर, ओनली सिस्टर मतलब ओनली सिस्टर, और सिस्टर का भतीजा, ठीक है, नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू का नेफ्यू ग्रैंडफादर, यानी कि सिस्टर का नेफ्यू या तो सोहन का बेटा होगा या सोहन का भी नेफ्यू होगा। ठीक है, तो सिस्टर नेफ्यू ग्रैंडफादर, नेफ्यू ग्रैंडफादर कौन होगा? जो इसका जो सोहन की सिस्टर का जो नेफ्यू है उसके ग्रैंडफादर क्या लगेंगे सिस्टर के? अरे फादर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ठीक है, तो जब सिस्टर के फादर होंगे तो नेचुरल सी बात है सोहन के भी फादर होंगे। नेफ्यू ग्रैंडफादर ओनली डॉटर इन लॉ, फादर की ओनली डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ मतलब इसके फादर का केवल एक ही बेटा है, क्योंकि ओनली डॉटर इन लॉ है। और ओनली बेटा कौन हुआ? सोहन ही है इकलौता, मतलब सोहन ही एक इसमें ट्री में बेटा है, तो सोहन ही इसका हस्बैंड हो जाएगा ना। तो क्या बोल रहा है कि ये लेडी से सोहन का रिश्ता क्या है? सोहन की बीवी है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? चलो एक बार और करके देखते हैं इसको। एक फोटो की तरफ देख पॉइंट आउट किया सोहन ने और बोला कि शी इज माई ओनली सिस्टर्स। ओके, चलो मिटा देते हैं इसको एक बार। एक फोटो की तरफ इशारा करा सोहन ने, पॉइंट आउट किया कि शी इज माई ओनली सिस्टर, यानी सोहन की इकलौती बहन। चलो ये सोहन हो गया और सोहन की इकलौती बहन। ठीक है, डोंट फॉरगेट द एरो, रूल नहीं बोलना है। इकलौती बहन, ओनली सिस्टर। ठीक है, ओनली सिस्टर का नेफ्यू, नेफ्यू। तो इस नेफ्यू से सोहन का क्या रिश्ता होगा अभी क्लियर नहीं है कोई बात, लेकिन ये तो ये सोहन का बेटा होने वाला है या सोहन का भतीजा निकलेगा, सोहन का एक और भाई निकलेगा अगर हो सकता है तो। ठीक है, अगर सोहन का भाई नहीं निकला तो ये सोहन का बेटा होगा। ठीक है, तो ओनली सिस्टर्स नेफ्यूज ग्रैंडफादर, नेफ्यू का ग्रैंडफादर कौन होगा? अरे इनका ओनली सिस्टर का जो फादर है वही तो इनका इसके नेफ्यू का ग्रैंडफादर होगा। तो ओनली सिस्टर का जो फादर है तो सोहन का भी फादर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ,
यानी कि फादर की ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली DIL लिख दिया मैंने, डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ। ओनली डॉटर इन लॉ कब होगी? इकलौती बहू कब होगी? जब इकलौता बेटा होगा, है ना। वो जमाना नहीं हुआ ना, मतलब जब एक 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 लेडी चार चार शादी कर लेती थी ना। तो ओनली डॉटर इन लॉ इन द सेंस, अरे एक बहू तभी होगी जब एक बेटा होगा। तो एक बेटा इसमें क्या है? सोहन है। बस इसका मतलब यही है कि जो सोहन है ना, वो इकलौता बेटा है इनका, ठीक है। तो सोहन की जो ये डॉटर इन लॉ है, इसके फादर की क्या होगी? सोहन की इकलौती ही होती है, बीवी होगी। और सोहन क्या हो गया? इसका फादर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करते हैं। जब कितना सिंपल सा रिलेशन निकला। तो हस्बैंड है, सोहन हस्बैंड इस लेडी का, है ना। तो रिश्ते इजी निकलते। मतलब मैंने बोला ना कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा ये पता नहीं यार ये क्या ही दे दिया इन्होंने। लेकिन जब इसका क्वेश्चन का आंसर आता है ना, तो लिटरली हंसने का मन करता है कि अच्छा ये था, ठीक है। तो ये एक ब्यूटी भी है ब्लड रिलेशन की, और आप चाहे कह सकते हो ड्रॉबैक भी है, क्योंकि डराता बहुत है ये ब्लड रिलेशन, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए देखो, सबसे पहली चीज है कि मतलब नो डाउट आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाओगे अच्छे से, लेकिन फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लो चार्ट बनाने से पहले कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह, अगर मान लो मैं इनमें से एक भी ओनली मिस कर जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता, जनरेशन गैप आ जाता, ठीक है। अगर आपने एक भी टर्म मिस करा तो जनरेशन गैप आ जाएगा। तो जो ग्रैंडफादर है वो तो फादर बन जाएंगे, ठीक है, और जो तुम खुद के बेटे बन जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है ये पूछा गया है SSC CHSL 2018, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस में पूछा जाता है। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए वही लेके आता हूँ बेसिकली जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, ताकि मतलब उन क्वेश्चन को कराने का मतलब अभी है कि आप कोई भी क्वेश्चन कराते रहोगे इररेलेवेंट होंगे, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को करते हैं ना, तो उन क्वेश्चन का एक लेवल होता है, उन क्वेश्चन का एक डिफिकल्टी लेवल होता है। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना कि अरे ये इतना इजी था, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए लेके आता हूँ ताकि आपको आदत पड़े कि देखने की कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व होते देखें या सॉल्यूशन करें, तो आपको अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँ एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप रिमेम्बर थोड़ा जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनका डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा हाई होना चाहिए, ठीक है। तो पहला, अमित सेड टू मोहन, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना या इनको नोट करते जाना, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए क्वेश्चन है और मैं बहुत डिफरेंट सोर्सेज से इनको लेके आया हूँ, तो आपको ये एक जगह नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। आप इनको नोट करते थे ना, आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो अमित सेड टू मोहन, that boy in red shirt, ठीक है, एज younger of two brothers
टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। How is the boy in red shirt related to Amit? ठीक है, how is the boy in red shirt related to Amit? ठीक है, तो ऑप्शन लेके रखे हैं कुछ यहाँ पे, फादर, बी अंकल, सी ब्रदर, डी नेफ्यू। अमित ने ना मोहन को, मतलब मान लो सपोज क्वेश्चन हल होना चाहिए बस, ठीक है। अब आप क्या सिनेरियो यूज करते हो वो आपका है। अगर मैंने मान लिया कि भाई पार्टी में गए हुए हैं अमित और मोहन, ठीक है, तो अमित ने मोहन को कहा कि वो जो लड़का खड़ा है ना रेड शर्ट में, ठीक है, इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ। तो हमने तो क्वेश्चन की ना कुछ लफ्ज पकड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। अरे फादर्स वाइफ कौन? मेरी माँ, ठीक है, अमित की माँ। डॉटर ऑफ फादर्स वाइफ, अरे तो मेरी बहन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाउ इज द बॉय इन रेड शर्ट रिलेटेड टू अमित, ठीक है। अब वो देखो अमित कह रहा है कि फादर की वाइफ, फादर किसके? अमित के फादर है, माय फादर, अमित फादर, फादर की वाइफ यानी कि अमित की मां, ठीक है। बनने लगा ट्री। डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, क्या हुआ रिश्ता? बहन हो गई ना, ठीक है। यंगर ऑफ टू ब्रदर्स यानी कि दो छोटे भाइयों में से एक है, यानी कि इसकी जो वाइफ की बेटी है ना उसके दो छोटे भाई हैं, तो उनमें से एक है। तो भाई अब देखो अमित और इसकी डॉटर के, फादर वाइफ की डॉटर के बीच में निकल आया बहन भाई का रिश्ता। तो एक डॉटर का एक भाई बचा, वो रेड शर्ट वाला ना, वो एक भाई है इसकी डॉटर का। तो भाई जब इसकी डॉटर का भाई हुआ, ठीक है, तो अमित का कौन लगा? अमित का भी तो भाई ही लगा ना वो। आई बात समझ में? एक बार और समझो। अमित गया किसी पार्टी में, ठीक है, मोहन के साथ में, मोहन उसका फ्रेंड है। पार्टी में अमित ने मोहन से कहा कि वो जो लड़का देख रहा है ना रेड साइड में, वो दो छोटे भाइयों में से एक है। किसके? डॉटर में, मतलब मेरे फादर की वाइफ की डॉटर के दो छोटे भाइयों में से एक है वो। तो सबसे पहली बात, मेरे फादर की वाइफ मतलब मेरी मां, मेरी मां की बेटी बहन, मेरी बहन हो गई ना। तो अमित की मां की बेटी कौन है? अमित की बहन हुई है। और कह रहा है कि भाई टू यंगर ब्रदर, ठीक है। तो इसकी बेटी के, इसकी बहन के कितने? दो यंगर ब्रदर हैं, ठीक है। तो अमित, जब अमित भी इसका भाई निकला तो एक भाई अमित हो जाएगा, दूसरा भाई क्या हो जाएगा? राइट साइड वाला इसका भाई हो जाएगा। तो व्हाट इज द रिलेशन? ब्रदर, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये होता है बेसिकली इन क्वेश्चन में कि मतलब कितने देखो भाई निकला,
एक भाई का रिश्ता बताने के लिए अमित मोहन ने ये भी तो कह सकता था वो राइट साइड वाला मेरा भाई है, ठीक है। लेकिन क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नोट कर लो आप ये। हाँ, तो गोपाल कहता है गोविंद की ओर इशारा करते हुए कि उसके जो फादर है ना, इसके गोविंद के, माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, गोपाल का गोविंद से क्या रिश्ता है। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि गोपाल पॉइंटिंग टू गोविंद, कि हिज फादर किसके, गोविंद के फादर, ठीक है, गोविंद के फादर इज माई फादर, गोपाल के फादर ओनली सन, गोपाल के फादर का ओनली सन है। गोपाल के फादर, गोपाल के फादर के ओनली सन, जो गोविंद का फादर है, जो गोविंद के फादर हैं, वो गोपाल के फादर का ओनली सन, गोपाल के फादर का ओनली सन मतलब गोपाल, तो गोविंद कौन हो गया, गोपाल का बेटा, ये गोपाल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लगा ये, क्या हुआ ये, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, तो गोपाल क्या हुआ, फादर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, एक बात और इसको समझ के देखते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन आप करा करो, क्रिटिकल थिंकिंग वाले आप क्वेश्चन करा करो, तो सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश किया करो। इट विल बी इजी फॉर यू और इट विल बी बेटर फॉर यू, कि जब हम चीजों को ना प्रैक्टिकली एनालाइज करने लगते हैं तो हमारी जो क्रिटिकल एनालाइजिंग पावर है, ठीक है, वो बढ़ती है, उसके साथ साथ हमारी जो ब्रेन इफिशियंसी है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो गोपाल के घर पे आया हुआ है कोई, मान लो, ठीक है, कोई रिलेटिव आए हुए हैं, तो गोपाल, गोविंद, वहां पे फोटो लगी हुई है गोविंद की, गोविंद नाम का कोई लड़का है, उसकी फोटो लगी हुई है, तो वो पूछता है कि भाई ये कौन है, गोविंद कौन है, कैसी है, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे। तो बात तो सीधे नहीं बोलता, वो घुमा के बोलता है, वो बोलता है गोविंद की ओर इशारा करते हुए कि हिज फादर, किसके, गोविंद के फादर, ठीक है, इज माई फादर्स ओनली सन, माई फादर ओनली सन कह रहा है, मतलब गोपाल के फादर का एक इकलौता बेटा है, यानी कि गोविंद का फादर है, वो गोपाल के फादर का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा का मतलब क्या हो जाएगा, गोपाल खुद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो गोविंद कौन हुआ, गोपाल कौन हुआ, गोविंद का पापा हुआ कि नहीं हुआ, फादर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो गोपाल और गोविंद के बीच में कैसा रिश्ता हो गया, फादर और सन का रिश्ता हो गया, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कवि, ठीक है, बीना सैड, ठीक है, शी इज सिस्टर ऑफ माई, she is
सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड वाइफ हाउ इज बीना रिलेटेड टू कवि। आंसर इसके ऑप्शंस देके रखे हैं। आंटी, बी डॉटर, सी सिस्टर, ठीक है, डी मदर। ठीक, तो मान लो जो बीना और कवि है ना, वो किसी पार्टी में गए, है ना, तो उन्होंने पूछा कवि के बारे में लोगों ने बीना से कि भाई ये कौन है, तो वो बोलते हैं कि सी। तो सबसे पहली बात हमें पता लगी सी, यानी कि कवि एक औरत है, लेडी है, ठीक है। सी इज सिस्टर, ठीक है, सिस्टर है किसी की, किसकी, माई हस्बैंड वाइफ, ओनली सन, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम बना, ठीक है। लेकिन अभी बीना से इसका रिश्ता नहीं पता चल रहा है। उसने बोला है कि भाई जो कवि है ना, वो सिस्टर है किसकी, मेरे हस्बैंड की वाइफ। अरे हस्बैंड की वाइफ, मेरे हस्बैंड की वाइफ कौन हो जाएगी, बीना खुद हो जाएगी, है ना, ठीक है। हस्बैंड की वाइफ के बेटे का, तो यानी कि बीना के बेटे की बहन है ये कवि। तो हाउ इज बीना रिलेटेड टू कविता, माता है, माँ है, मदर है उसकी, ठीक है, सिंपल। ठीक, तो सबसे पहले ना, अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आ जाता है और चीजों को आप एनालाइज करना सीख जाते हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन करो, मैं चलो फ्रीक्वेंटली कर ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, ठीक है। तो एक और बेस्ट वे होता है इन क्वेश्चंस को टैकल करने का कि अपन में कीवर्ड पकड़ो। जिसमें कीवर्ड इसमें पकड़ूंगा अगर सबसे पहले हस्बैंड वाइफ सन, यहां से मेरा जो डायग्राम है ना वो बनने लगेगा, हस्बैंड वाइफ सन, है ना। तो आप कीवर्ड अगर पकड़ोगे, मतलब बंच ऑफ रिलेशन आप पकड़ने की कोशिश करेंगे इसमें। जब आप बंच ऑफ रिलेशन पकड़ लेंगे और आपका जो फैमिली ट्री है वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। जब आपका फैमिली ट्री जो है ना, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होने लगता है, तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन इज अबाउट टू सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम इसमें टैकल करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया, ये क्वेश्चन भी SST CGL 2019, ये जो मैं टॉपिक आप देख रहे होंगे, आप पिछले टॉपिक में भी SST से काफी क्वेश्चन थे, और अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन थे वो SST से पूछे गए थे। तो मैं आपको अभी वो चैप्टर सबसे पहले कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो 12th लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल के जो B ग्रेड एग्जाम है, C ग्रेड एग्जाम है, उन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो इसका फायदा ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे अब हर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12th के बाद अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करें। तो ये जो रीजनिंग का जो होल सेशन है और होल पैकेज जो वो चलेगा इजी टू मॉडरेट इन द सेंस, मतलब एक लो लेवल एग्जाम से एक हाई लेवल एग्जाम की ओर। अभी हम उन टॉपिक्स की और भी मूव करने वाले हैं कि मतलब जो यूपीएससी वगैरह में और स्टेट पीसीएस में, कैट, जीमैट और
गोल्डन गेट वगैरह में पूछे जाते हैं, जिनको बेसिकली हम क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। तो हम उन टॉपिक को और मूव करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, जैसे हमने डाइस अभी तक पढ़ा है, क्यूबॉइड पढ़ा है, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा है, और अब ब्लड रिलेशन। तो ये जो 5 जो मैजिक टॉपिक है ना, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने जाते हो बी या सी ग्रेड का, ठीक है, अगर आपने सिर्फ इन 5 टॉपिक को पढ़ा है, सिर्फ इन 5 टॉपिक को पढ़ा है, तो आप 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत आराम से। और 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है यार, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 0.25 नंबरों से लोगों का सिलेक्शन रह जाता है, तो 10-12 नंबर तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने अब तक आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया है ना, इनको एसएससी और रेलवे के बहुत ज्यादा फेवरेट रहे हुए हैं, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन टॉपिक सबसे पहले कर रहा हूँ। ओके फिर चलो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Pointing towards a photo Rakesh said, she is the daughter of the only son of my grandfather. Okay. How is the girl related to राकेश? ठीक है, ऑप्शन देके रखे हैं यहाँ पे, सिस्टर, ठीक है, बी डॉटर, ठीक है, सी ग्रैंड डॉटर, डी कजिन, ठीक है। क्या बोलता है भाई, पॉइंटिंग टुवर्ड्स से फोटो, एक फोटो की ओर इशारा करा उसने, ठीक है। राकेश कह रहा है कि सी इज द डॉटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें समझ में आई कि फोटो में है वो एक लेडी है, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। यानी कि राकेश के ग्रैंडफादर के ओनली सन, यानी कि राकेश के फादर, समझ में आया। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। राकेश ने बोल रहा है कि
वो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, यानी कि मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। तो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा? माय फादर, राकेश फादर। तो राकेश का फादर हो जाएगा। तो डॉटर है ओनली सन, यानी कि इसके फादर की डॉटर, इसकी कौन हुई? बहन हुई कि नहीं हुई? ठीक है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राकेश? ठीक है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राकेश? तो क्या रिश्ता हुआ भाई? बहन भाई का रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? बहन लगी कि नहीं लगी उसकी? ठीक है। तो बस आपने कीवर्ड पकड़ना है। हमने कीवर्ड पकड़ा यहाँ पे ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन हुआ? मेरा फादर हुआ ना। ठीक है। और मेरे फादर की डॉटर मेरी कौन लगी? बहन ही तो लगी, है ना। तो हमने बेसिकली देखा, हमने जो भी क्वेश्चन करे, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओवरऑल रिलेशन में। कि एक पहेली की फॉर्म में कि बहुत सारे रिश्ते दे दिए गए आपको, ठीक है, पजल फॉर्म। बहुत सारे रिश्ते दे दिए गए कि मान लो कि कोई नाम दे दिया गया कि रीता के पति का भाई, भाई का बेटा, बेटे का फादर, आपका रिश्ते में कौन लगा। तो मतलब एक पजल बना दी जाएगी, उलझा दिया जाएगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कर लिए, ठीक है। दूसरा, पार्टी वगैरह में जाते हैं तो इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं कि मतलब कि ये मेरे पिता का है, पिता के भाई का ये लगता है, बताओ मेरा इससे क्या रिश्ता है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन होते हैं पॉइंटिंग फोटोग्राफ। पॉइंटिंग फोटोग्राफ एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला है कि इससे मेरा ये रिश्ता, ये मेरे फादर से ये मेरा रिश्ता है, तो इससे मेरा रिश्ता क्या हुआ, ठीक है। तो हमने तीनों तरह के क्वेश्चन जो है हमने डिराइव किए और जो डिफरेंट उसमें पूछे गए और डिराइव किए। तो ब्लड रिलेशन में मोटा मोटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में इतना ही पूछा जाता है। फिर जो बैक पीओ लेवल के बहुत मतलब जो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा अपर लेवल होता है, ठीक है। तो हम उनको दूसरे डिफरेंट सेशन में हम उनको करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह आपका जो ब्लड रिलेशन है वो चैप्टर आज खत्म होता है विद एग्जाम्पल। आई होप आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से, ठीक है। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कहीं से आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, ठीक है। पहले नॉर्मल मोड पे देखो, वीडियो देखने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ एक होते हैं कि जल्दबाज, ठीक है। तो जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है ना, वो जल्दी से नहीं मिलती है किसी को। ज्ञान के लिए थोड़ा हमको पेशेंस रखना पड़ता है, नॉलेज के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो जब भी हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, तो हमको बेसिकली 3 बार वीडियो को देखना चाहिए। एक बार नॉर्मल फॉर्म में देखें हम, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे, फिर 1.5 स्पीड पे देखना चाहिए, और जो थर्ड राउंड होता है हमारा 2x स्पीड का होता है, ठीक है। इस तरह हम जब हमारे 3 राउंड हो जाते हैं ना किसी वीडियो को देखने के, तो जो कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो की बात कर रहा हूँ, जब कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम 3 बार जब हम देख लेंगे ना, तो चीजें हमें अगर समझ भी नहीं आती है तो आपको रट जाती हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 बार वीडियो को देखें, उसके बाद कोई अच्छी सी जो मॉक सीरीज ज्वाइन करें, प्रैक्टिस सीरीज यहाँ से भी शायद आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन वेरियस एग्जाम। तो कई सारे एग्जाम्स में ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एक तरह से जो ब्लड रिलेशन है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ब्लू आइड बॉयज है, ठीक है। ब्लू आइड बॉयज इन द सेंस कि मतलब
कुछ पूछेंगे ना पूछेंगे, लेकिन ब्लड रिलेशन जरूर पूछना है हमको, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए, एसएससी, रेलवे, ठीक है। एसएससी रेलवे का कोई भी एग्जाम इनके बिना कंडक्ट हो ही नहीं सकता है। और एसएससी रेलवे का ये आलम रहता है कि इनमें 3 से 4 सवाल से पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से, ठीक है। इसके अलावा और अगर अपर लेवल के एग्जाम की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क में बहुत वाइडली पूछे जाते हैं। इनमें तो 5-5 क्वेश्चन का सेट पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी के वेरियस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, एनडीए, सीडीएस एग्जामिनेशन में, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। लेकिन बस 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अलावा जो तुम्हारे स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उनमें भी बहुत वाइडली पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो मतलब इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है इसको, ब्लड रिलेशन को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके सरकारी नौकरी के एग्जाम में। तो इसके अलावा तुम्हारे बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यूजी पीजी के, उनमें भी काफी पूछा जाता है। लाइक CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैट, मैट, जीमैट, गेट, ठीक है। और अदर जो भी तुम्हारे वेरियस एग्जाम हैं डिफरेंट लाइक क्लैट, आईलेट, DULLB, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन के दौर में जहाँ 1-1 नंबर की मारामारी है, क्यों ना हम 3-4 नंबर की तैयारी, थोड़ा सा 2 घंटे का टाइम में और 3-4 नंबर अपने शॉर्ट करें, तो काफी इम्पोर्टेंट है। और आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए रीजनिंग के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए ट्रैक्स के साथ, नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।